एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं, जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफ लाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन दो इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। अब जो है, अगर शेख हसीना को वापस भिजवा देती भारत की हुकूमत तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी लीग जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, ठीक है, उस ज़माने में तो भारत का बहुत बड़ा हाथ था। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। इस सहूलत से बांग्लादेश अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे ममालिक तक पहुंचाता था। भारत ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर रश को ट्रांजिट सहूलत रोकने की वजह बताया। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाता था, जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी। $700 मिलियन किया। बांग्लादेश जो है, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि हम जो इंडियन यान है लैंड रूट से, अब देखें इंडिया करने क्या लगा। ये इंडिया ने क्यों किया? वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले यूनुस साहब की गवर्नमेंट ने जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यान वाया द लैंड पोर्ट्स, जिससे इंडिया की जो यान थी वो एक्सपोर्ट होती थी सी पोर्ट के ज़रिए। सो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शंस लगा दी, इंस्पेक्शन लगा दी। अब इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी जाती थी हिली और कुछ और इनके इलाकों के ज़रिए से जाती थी, वो सारी इन्होंने बंद कर दी थी। पहले बांग्लादेश ने बंद की, अब इंडिया ने भी बंद कर दी। सो ये आप देखें कि ये बांग्लादेश कहता है कि हम आपकी बंद कर रहे हैं इंपोर्ट्स, वो उनकी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देने लगे हैं। इंडिया कहता है जी बांग्लादेश को $700 मिलियन का नुकसान होगा, दिस इज़ व्हाट दे सेइंग। और इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा, दिस एंड दैट। बांग्लादेश के एक्सपोर्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश भी कहता है कि मैं भी टिट फॉर टैट करूँगा। सो गवर्नमेंट ने ये जो रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से आते थे वो दोनों ये जो जवाहरलाल नेहरू और पोर्ट से जाते थे और जो सी पोर्ट से, उन दोनों के ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ें नहीं जाती, तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। अब ये चीज़ें इंडिया ने और बांग्लादेश ने दोनों को एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये सिर्फ यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती, ये जितनी भी त्रिपुरा, मिज़ोरम और ये जो सारे इलाके थे, यहाँ पे जितना भी बिजनेस होता था उस सबको प्रॉब्लम हो गई है। अब वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दैट विल बी सोल एंट्री फॉर एज वेल फॉर द इंडियंस एज वेल। इंडियंस के लिए भी वो एक एंट्री है। कहा जाता है कि 11 के करीब लैंड ट्रांजिट पॉइंट्स हैं इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और ये दोनों मुल्कों की ट्रेड इससे होती थी। इनमें से 3 जो है वो असम के अंदर है, 2 जो हैं वो एक इलाका है जिसको बोलते हैं मेघालय, और 6 जो है वो त्रिपुरा के अंदर है। अब जिसे आप देखें कि ये एक खुल्लम खुली एक दूसरा जो है वो टफ टाइम पे आ गए। तो ये जितनी भी फिश थी, एलपीजी ऑयल, एलपीजी एडिबल ऑयल, दिस दैट, ये चीज़ें जितनी भी थी सारी की सारी वो अब वो ट्रैवल नहीं जा सकेंगी।
इंडिया ने बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा दी, बांग्ला ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दी। उसकी वजह क्या है कि इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी बंद की थी उनकी, वो बांग्लादेश समझता है ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने। सो इसीलिए इंडिया ने सैंक्शंस इम्पोज की हैं बांग्लादेश की इंपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो इंडिया के एक डीजीस हैं, डीजी फॉरेन ट्रेड कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जितनी भी गारमेंट इंपोर्ट है बांग्लादेश की, तोड़ने की भारत और ये शेख मुजीबुर रहमान वगैरह इस साजिश में कामयाब हो गए। कुछ हमारी अपनी गलतियां भी रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन भारत ने एक बड़ा आप कह लीजिए कि एक ऐसा किरदार अदा किया, शर्मनाक किरदार मैं कहूँगा, जिसका वो बरमला इजहार भी करते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है और उसका क्रेडिट भी लेते हैं कि ये हमने मुक्ति बहानी बनाई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको सामने रखते हुए अवामी लीग का जो एक सियासी माजी रहा है, जिस तरीक़े की सियासत रही है शेख हसीना की, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि अवामी जो इंटरिम सेटअप है उन्होंने तो ये सही फ़ैसला किया है। और ये कहना कि जी वो इंटरिम गवर्नमेंट है इसलिए वो ये फ़ैसले नहीं कर सकती, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट ने अब मुल्क तो चलाना है और मुल्क को सही रास्ते पे लेकर जाना है। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एक बड़े सीजन्ड आदमी हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, और उन्होंने और उनकी हुकूमत ने बड़े सोच समझ के ये फ़ैसला किया होगा कि अगर अवामी लीग को हमने बैन न किया, हालांकि ये भी बात है कि अगर प्रोसेस में हिस्सा लेते भी तो शायद अवामी लीग बुरी तरह नाकाम हो जाती, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है बांग्लादेश का वो तो किसी तौर भी अवामी लीग के हक़ में नहीं है। तो एक नुक्ता नज़र से देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की उनको एक फेस सेवर भी दे दिया अवामी लीग को, क्योंकि वैसे भी उनको बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त होनी थी। तो अब वो कह सकते हैं, ये क्लेम तो कर सकते हैं ना शेख हसीना वगैरह और उनकी पार्टी के दूसरे लोग कि जी हमारी शोहरत से, हमारी जो मकबूलियत थी उससे बड़ा खौफ था इंटरिम सेटअप को एंड सो ऑन। वो ये आर्गूमेंट पेश कर सकते हैं, काउंटर आर्गूमेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी लीग को बैन करके बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने अपनी जो सियासी बसीरत है उसका इजहार किया है, और ऐसी जमातों को वाकई पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जी वेस्टर्न दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, यूके में देखिए, वहाँ देखिए, बल्कि होता भी है। अभी कोशिश की गई, मिसाल के तौर पर जर्मनी में जो है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एक नई पार्टी बनी है राइट विंग की, उसको बैन करने की कोशिश की गई लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जो इस किस्म की पार्टीज़ होती हैं जो फाशिस्ट तरीके से काम करती हैं उनको बैन होना चाहिए, और उसमें क़तन कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन भारत परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ और उसकी सारी जो एक सोशल फैब्रिक भी है, भारत ने काफ़ी कोशिश की कि, और शेख हसीना के ज़माने में तो बांग्लादेश बिल्कुल भारत का कह लें कि सैटेलाइट स्टेट बन गया था। तो अब अगर थोड़ा सा बांग्लादेश अपनी सॉवरेंटी को एक्सरसाइज कर रहा है और अपनी मफादात में फ़ैसले ले रहा है, तो हमें तो इस पर बहुत खुशी है। हम तो बांग्लादेश को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, और दुआ हमारी यही है कि हमारे बांग्लादेश के बहन भाई, उनकी रियासत तरक्की के ऐसे मनाजिल तय करें कि दुनिया हैरान रह जाए। तो हम हमेशा उनके लिए दुआ गो रहेंगे।